विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण का पाठ 14 वाक्य विचार पढ़ेंगे। वाक्य कहते किसे हैं? वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। अर्थात सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। आइए इस शब्द समूह को पढ़ते हैं। सिपाही पकड़ा ने चोर। क्या इसे हम वाक्य कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इस शब्द समूह से हमारे सामने कोई भी सार्थक अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। इन्हीं शब्दों को जब हमने व्यवस्थित कर दिया, सिपाही ने चोर को पकड़ा। अब इस व्यवस्थित शब्द समूह से हमारे सामने सार्थक अर्थ प्रकट हो रहा है, तो यह वाक्य कहलाएगा। जैसे सिपाही ने कर्ता, चोर को कर्म और उसके पश्चात पकड़ा क्रिया। तो वाक्य को बनाने के लिए एक निश्चित क्रम में हमें शब्दों को व्यवस्थित करना होता है, जिससे हमारे सामने एक सार्थक अर्थ प्रकट हो। और जिस शब्द समूह से हमारे सामने कोई सार्थक अर्थ प्रकट होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दादी माँ कहानी सुनाती है। इस वाक्य में शब्दों को सही क्रम में लिखा गया है, जो हमें एक सार्थक अर्थ प्रदान कर रहा है। वाक्य को सार्थक बनाने के लिए सबसे पहले वाक्य में कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया को व्यवस्थित किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि भावों और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। आइए वाक्य के अंग के बारे में पढ़ते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। नंबर 1 उद्देश्य। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया या कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे विमला गीत गाती है। यहाँ पर विमला के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर इस वाक्य में विमला उद्देश्य है। नंबर 2 विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे दादी ने मालपुए बनाए। अब इस वाक्य में दादी ने उद्देश्य है और दादी के बारे में बताया गया है कि मालपुए दादी के द्वारा बनाए गए हैं। अतः वाक्य में मालपुए बनाए विधेय है। आइए वाक्य के भेद पढ़ते हैं। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए गए हैं। क अर्थ के आधार पर, ख रचना के आधार पर। सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बताया गया है कि वाक्य के भेद दो आधारों पर किए गए हैं। सर्वप्रथम हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में जानते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य, नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 4 विस्मयवाचक वाक्य, नंबर 5 संदेहवाचक वाक्य, नंबर 6 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 7 संकेतवाचक वाक्य, नंबर 8 इच्छावाचक वाक्य। आइए अब एक एक करके हम सभी भेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से क्रिया के होने की स्थिति या अवस्था का पता चलता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने
या होने का बोध होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं। अब इस वाक्य में खेलने की क्रिया का पता चल रहा है कि खेलने की क्रिया हो रही है। खेलने की क्रिया कहाँ हो रही है? मैदान में हो रही है। अतः यह हमारा विधानवाचक वाक्य है। नंबर 2, निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से क्रिया के न होने का पता चलता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य से किसी बात का या किसी कार्य का करना या होना ना पाया जाए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीमा गीत नहीं गाएगी। इस वाक्य में गीत के ना गाए जाने का बोध हो रहा है, पता चल रहा है, अतः यह निषेधवाचक वाक्य है। नंबर 3, विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य में आश्चर्य, खुशी, दुख, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में मनुष्य अपने मनोभावों को प्रकट करता है वे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अरे दीपक, तुम आ गए। इस वाक्य में दीपक को अचानक आया देखकर आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ है, अतः यह विस्मयवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से यह पता चले कि किसी से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न किए जाने या पूछे जाने का बोध होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है। अब इस वाक्य में नाम जानने के लिए प्रश्न किया गया है कि तुम्हारा नाम क्या है, अतः यह प्रश्नवाचक वाक्य है। नंबर 5, संदेहवाचक वाक्य। संदेह का अर्थ है शक। जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह प्रकट हो उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने में संदेह या किसी कार्य के होने की संभावना का भाव प्रकट हो उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी। अब इस वाक्य में वर्षा के होने की संभावना प्रकट की गई है, अर्थात यह संदेहवाचक वाक्य है। 6, आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति, प्रार्थना, निवेदन आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों से हमें किसी कार्य को करने के लिए आज्ञा का, आदेश का, अनुरोध करने का, प्रार्थना करने का या अनुमति देने का भाव प्रकट होता है उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे घर जाओ और खाना लाओ। यहाँ पर आज्ञा दी गई है कि तुम घर जाकर खाना ले आओ, अतः यह आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा। संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने या ना होने के पीछे किसी कारण या शर्त का संकेत मिलता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया अर्थात एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करता है उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि पिताजी आगरा जाएंगे तो पेठा लाएंगे। यहाँ पेठा लाने की क्रिया के पीछे पिताजी के आगरा जाने की शर्त जुड़ी हुई है, अर्थात इस वाक्य में संकेत दिया गया है कि अगर पिताजी आगरा जाएंगे तभी पेठा लेकर आएंगे।
एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर कर रही है, अतः इसे हम संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। नंबर 8, इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा या कामना का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में इच्छा, शुभ कामना, आशा, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। अब इस वाक्य में ईश्वर से व्यक्ति के लंबी उम्र की कामना की गई है, अतः यहाँ पर इच्छा व्यक्त की गई है। इस वाक्य को हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद तथा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे का पाठ हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।